वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत टाइम से हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की होने की वजह से बोर्ड मार्कर नहीं थे, तो कॉपी पे मैं पढ़ाना नहीं चाहता था। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। हमें ये समझना होगा कि हम उस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि उस चीज़ की लिमिटेशन क्या है। एक तो एप्लीकेशन क्या है और दूसरा लिमिटेशन क्या है। तो मैं सीधे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन है उसको आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉ हैं। ठीक है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉ हैं जो बिना थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प के आप नहीं समझ सकते हैं। चाहे वो आपका राउट्स लॉ हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका वांट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ लॉ हो, या फिर आप फेज रूल पढ़ रहे हूं, आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हूं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मात खा जाएंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी, फेज रूल वाले चैप्टर में भी, थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी। तो एक बहुत फिजिकल केमिस्ट्री का एक बैकबोन है ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो इसीलिए हम थर्मोडायनेमिक्स को बहुत बेहतर तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो एप्लीकेशन है, कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है, क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, या फिर आप इसको ऐसे भी सब कह सकते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी फिजिबल है या नहीं है। ये किसके आधार पे आप कह पाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे कह पाते हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंस आपके लिए थर्मो की फिजिकल केमिस्ट्री में है, उतनी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है जिनको आप थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे समझते हैं। आपका लेटिमर डायग्राम्स आता है। तो ये मान लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है कि जो अपने साथ लगभग केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक को, बहुत सारे हिस्सों को कनेक्ट कर लेती है। तो इस टॉपिक की आपको इंपॉर्टेंस समझनी है। तो ये पहला वाला हिस्सा था कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे राउट्स लॉ हो, वांट ऑफ लॉ हो, फेज रूल हो, थर्मोकेमिस्ट्री हो, चाहे आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, बहुत सारे जो लॉ है, फिजिकल के जो लॉ है, वो सब बेस्ड होते हैं थर्मोडायनेमिक डाटा के बेसिस पे। ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं पॉसिबल होगी, वो बेस्ड होगा आपको थर्मोडायनेमिक डाटा के बेसिस पे। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपकी एसिड बेस रिएक्शन है कि भाई आप उधर पे वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड करते हैं। अब एक और हिस्सा, एक ये तो हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स का कितना इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि भाई कोई भी चीज आपकी इंपॉर्टेंट होगी मान लो, तो उसकी लिमिटेशन भी होंगी। तो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ थर्मो की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होंगी। और थर्मो की क्या लिमिटेशन है, पहली चीज जो है कि थर्मो के जो भी लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स के जो भी लॉ है, वो बल्क पे अप्लाई होते हैं, इंडिविजुअल पे नॉट अप्लाइड होते हैं। बल्क प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स, न कि थर्मोडायनेमिक्स के जो भी नियम है, जो भी लॉ है, वो बल्क पे लागू होते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे नहीं। तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स में, या फिर इसको ऐसा समझ लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम आपके किसी गांव पे तो लागू हो सकते हैं, लेकिन वो नियम इंडिविजुअल
आदमी पे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स आपकी बल्क फिनोमिनन है, न कि आपकी मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल की फिनोमिनन है। ये दूसरी बात आपको समझनी होगी। थर्मोडायनेमिक्स आपको, इससे पहले हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी भाई, उस रिएक्शन के बारे में बता देगी कि भाई वो रिएक्शन आपकी पॉसिबल या फिजिबल है या नॉट पॉसिबल है, नॉट फिजिबल है, पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है। लेकिन किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में नो इंफॉर्मेशन देगी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसी भी रिएक्शन के बारे में ये नहीं बता सकती है कि ये रिएक्शन फास्ट रेट पे होगी, ये रिएक्शन स्लो रेट पे होगी। ये काम किसका है? ये काम काइनेटिक्स का है। थर्मो सिर्फ ये बताएगी कि आपकी रिएक्शन पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, रेट अलग सी बात है। तो ये हुआ मेरा कि लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मैं बेसिक सी चीज जो हमारा टॉपिक है आज का, हम उस टॉपिक पे पहुंच रहे हैं और वो टॉपिक हमारा क्या है? थर्मोडायनामिक्स। क्या है दोस्तों? थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स। ठीक है दोस्तों, तो थर्मोडायनामिक्स जो टर्म है, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है मेरा थर्मो और दूसरा होता है मेरे पास क्या? डायनेमिक। ठीक है भाई, जब भी दुनिया में कहीं भी थर्मो की बात, थर्मो का मतलब क्या है? एनर्जी। थर्मो का मतलब क्या है? एनर्जी। और डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब है मोशन। ठीक है, मोशन या गति। तो एनर्जी जब आपकी मोशन होगी, एनर्जी इन ए मोशन क्या कहलाएगी? आपकी थर्मोडायनेमिक्स। ये इसके जो नाम है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हुआ कि अगर एनर्जी आपकी मोशन में होगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। अब आपका हो गया है, अब ये तो हो गया है, हम नाम के आधार पे समझ रहे हैं। अगर मुझे साइंटिफिक टर्म में थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की या फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो टर्म्स यूज हुए हैं, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है आपका एनर्जी। तो पहले इसको समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ और एनर्जी क्या हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा अंतर है, देखिए बड़ा अंतर है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफर में क्या अंतर है? ट्रांसफर में क्या अंतर है? ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर है। ट्रांसफर क्या होता है? आपने क्या किया, एक जगह से कोई चीज को उठाया और आप उस चीज को लेके दूसरी जगह चले गए हैं, और ये जो आपने मोशन किया है, इस मोशन में जिस चीज को आप कैरी कर रहे हैं उसने अपना शेप नहीं बदला है, उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया है। मैंने श्रीनगर से उठाए 5 किलो चावल और मैं उन 5 किलो चावल को चौराश लेके आ गया हूं। अब क्या है, मैं श्रीनगर से चौराश लाया हूं, मैंने ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन क्या मेरे चावल अभी भी चावल है? हाँ, अभी भी मेरे चावल ही चावल ने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया है। ये क्या है? मेरा ट्रांसफर है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। मैं श्रीनगर गया, मैंने वहां से चावल उठाए, चावल लिए मैंने उसके साथ, और उस चावल में मैं जब चौरास पहुंचा, उस चावल के साथ मैंने पानी मिलाया, हीट मिलाया, पानी लिया मैंने, चावल लिए, प्रेशर कुकर लिया, उसको गैस में रखा, और तब क्या हुआ, मेरा चावल किस में बदल दिए मैंने? चावल में बदल दिए। तो ये क्या है? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी की एक फॉर्म आपने दूसरे फॉर्म में क्या कर दी है? कन्वर्ट कर दी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप किसी एक फॉर्म को, अगर आपकी एनर्जी की एक फॉर्म है, उसको आप एनर्जी की दूसरी फॉर्म में लेके जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को आपने पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील कर दिया है। मान लीजिए आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे कर दिया है। ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एनर्जी का एक फेज, एनर्जी का एक जो
एनर्जी का एक टाइप है, आपने उसे दूसरे टाइप में बदल दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होगा आप एनर्जी के पूरा जो चेंज होगा एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलेंगे। और दूसरा जो शब्द है, जो टर्म है जो इस चैप्टर में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो है एनर्जी। और एनर्जी को बेसिकली हम क्या समझते हैं, एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी का मतलब होता है भाई कि हम, एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है भाई, किसी भी चीज में आप किसी भी चीज से आप कितना काम कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, एनर्जी मैंने आपको बताया। तो एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन आपको दोनों समझ में आए होंगे। लेकिन क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, अब अगला सवाल आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या सीधे मेरे चावल जो या सीधे मेरा मकान बन जाता है। जैसे मेरे पास एक बंजर जमीन थी, मुझे वहां पे मकान बनाना है, मुझे उस जमीन का शेप चेंज करना है, तो क्या मकान सीधे बन जाएगा? नहीं, मुझे पत्थर की जरूरत होगी, मुझे सीमेंट की जरूरत होगी, मुझे सरिये की जरूरत होगी, मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। और मैं क्या करूंगा, पत्थर, सीमेंट और आपकी रेत, इन सभी चीजों को आपस में मिलाऊंगा। और ये जो मिलाना है, ये मिलाना कहलाता है मेरा इंटरेक्शन कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, मुझे इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और कैसे इंटरेक्शन मेरे होंगे, इन इंटरेक्शन को अब हम समझेंगे। इन इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन कैसे होंगे और वो किसके बीच में वो इंटरेक्शन होंगे, इसको समझते हैं। तो मेरे पास दो चीजें आएंगी। पहला आएगा मेरे पास सिस्टम, ठीक है भाई, एक आएगा सिस्टम। तो सिस्टम हो गया है यूनिवर्स का वो वाला हिस्सा जिसकी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड के भीतर ये जो मैंने डब्बे बना रखा, जिसके भीतर मैंने सिस्टम लिखा हुआ है, तो उसकी अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो वो मेरा क्या है, ये डब्बा मेरा क्या है, सिस्टम है। लेकिन सिस्टम मेरा कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी रियल। रियल होने का मतलब क्या है, आप किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज की थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं जो वास्तव में मिलती भी हो। ऐसा ना हो कि आप हवाई बात कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या हो गया, यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम के अलावा मेरे पास एक और चीज होती है जिसको मैं क्या कहता हूं, सराउंडिंग कहता हूं, सराउंडिंग कहता हूं। ठीक है भाई, और सराउंडिंग कैसा होता है, रियल होता है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाती हैं, यूनिवर्स। एक तो हो गया सिस्टम जिसकी हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं, दूसरा है सराउंडिंग। वो सराउंडिंग क्या हुआ, सराउंडिंग का मतलब हुआ कि आपका सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा जो क्या हो, रियल हो। तो रियल क्या है, मैं अभी इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, इस बोर्ड के बाहर यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा, चाहे वो मेरा फोन हो जो रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई आदमी हो, चाहे हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे ग्रह में बैठा हुआ कोई आदमी हो या कोई चीज हो, वो सब किसका हिस्सा होगा, सराउंडिंग का हिस्सा होगा। लेकिन सराउंडिंग भी कैसा होना चाहिए, आपका रियल होना चाहिए। तो एक चीज सिस्टम और सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है उस चीज को हम कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करेगा उसे बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, जबकि आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों कैसे होते हैं, रियल होते हैं। सिस्टम भी रियल होता है, सराउंडिंग भी, लेकिन बाउंड्री आपकी रियल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास ये घड़ा है, देख रहे हैं आप, इस घड़े में मैंने पानी रखा। अब देखिए ये रियल है, देखिए इसके अंदर कुछ रखा हुआ है मैंने, तो इसकी अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये सिस्टम है, इस घड़े से बाहर जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। लेकिन ये जो फिजिकल अपीयरेंस है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है वो क्या है, बाउंड्री। तो ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, और कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। और इसके ऊपर जो है ये जो आपका ये जो खालीपन है, जो हवा और
हवा और इस फिजिकल अपीयरेंस को अलग अलग कर रहा है, वो मेरी क्या है, बाउंड्री। तो बाउंड्री में बी रियल, मे बी इमेजिनरी, मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है बाउंड्री। अब हमारे पास एक और सवाल आता है, आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने सिस्टम बता दिया, आपने सराउंडिंग बता दिया, अब आप हमको ये बताइए कि ये जो इंटरेक्शन आप कह रहे थे वो इंटरेक्शन कैसे होंगे, वो इंटरेक्शन कैसे होंगे। तो हमारे पास जो इंटरेक्शन होते हैं वो इंटरेक्शन वो तीन तरीके से, इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, इंटरेक्शन मैटर या एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, या तो मैटर का इंटरेक्शन होगा या एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। और मैटर क्या है, मैटर कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे, और एनर्जी क्या है, एनर्जी पे अभी हम बातचीत करने, एनर्जी पे हमने पहले बात की है। इंटरेक्शन कैसे हो सकते हैं, अभी मैंने आपको सिस्टम बताया, मैंने आपको सराउंडिंग बताया, मान लेते क्या है, ये मेरा सिस्टम है और ये मेरा क्या है, सराउंडिंग है। तो इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, मैटर और एनर्जी का क्या हो रहा है, मैटर और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मैटर और एनर्जी आपस में बदल रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पे तीन तरीके से हम सिस्टम को पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं ओपन सिस्टम, दूसरा हम पढ़ते हैं क्लोज सिस्टम, और तीसरा हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कितने सिस्टम हम पढ़ेंगे, 3 सिस्टम पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो सिस्टम मैटर का भी इंटरेक्शन कर देता है और मैटर का भी एक्सचेंज करता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज करता है। जबकि क्लोज सिस्टम मेरा सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन तो एनर्जी को ट्रांसफर तो कर लेता है, लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा। और आइसोलेटेड सिस्टम मेरा न तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और न ही वो मैटर को ट्रांसफर करेगा। तो इंटरेक्शन के किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और किसका इंटरेक्शन, किसका एक्सचेंज मैटर और एनर्जी का। तो उसके बेसिस पे 3 तरीके के सिस्टम हमने पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम हमने पढ़े। अब एक और चीज आता है कि भाई कि ये तो हुआ इंटरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये जो इंटरेक्शंस होंगे वो उन इंटरेक्शन का मोड क्या होगा, मोड ऑफ इंटरेक्शन, उन इंटरेक्शन का मोड क्या होगा। ठीक है भाई, मोड ऑफ इंटरेक्शन, या फिर आप इसे ऐसे कहिए मोड ऑफ इंटरेक्शन की जगह पे ज्यादा बेहतर तो ये होता कि मैं मोड ऑफ एनर्जी इसको कह रहा होता, मोड ऑफ एनर्जी इसको कह रहा होता। और कैसे मोड हम 2 तरीके के मोड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम वर्क और दूसरा हम पढ़ेंगे हीट। ठीक है दोस्तों, और ये वर्क और हीट है, इन वर्क और हीट के रिलेशन को जब हम समझेंगे आगे जाके तो तब हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब आपको ये वर्क समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि हीट क्या है, दोनों आपको समझ में आएंगे, तब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगा। वर्क क्या है, देखिए वर्क मोड ऑफ एनर्जी कहा है मैंने, टाइप ऑफ एनर्जी नहीं कहा है मैंने। कभी हीट आपका एनर्जी नहीं है, हीट आपकी एनर्जी नहीं। हाँ, एनर्जी का एक मोड है, सही बात है, एनर्जी का एक मोड है, मोड ट्रांसफर का एक मोड है। तो कभी क्या आप कहते हैं एनर्जी क्या है, एनर्जी को तो स्टोर किया जा सकता है, लेकिन क्या आपने हीट को स्टोर किया, आप कह रहे हो कि मैंने 5 जूल हीट को जमा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि आपने 5 जूल हीट को ट्रांसफर किया है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि आपने 5 जूल हीट को क्या किया है, आपने 5 जूल हीट को स्टोर कर दिया है। तो हीट आप एनर्जी का मोड है। वर्क कैसा मोड है आपका, डायरेक्शनल मोड है, डायरेक्शनल मोड है किसका, एनर्जी का डायरेक्शनल मोड है। अभी बढ़िया तरीके से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। और हीट आपका कैसा है, नॉन डायरेक्शनल मोड ऑफ एनर्जी है, नॉन डायरेक्शनल मोड ऑफ एनर्जी है। हीट कैसा है, डायरेक्शनल तरीका है, जबकि आपकी एनर्जी हीट वर्क आपका डायरेक्शनल मोड है, जबकि हीट आपका कैसा तरीका है, नॉन डायरेक्शनल मोड ऑफ एनर्जी है। अब इसको जरा और आगे समझते हैं, और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, एक बर्तन है,
एक एक कोई भी बर्तन है, इस बर्तन में मैंने कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, ये कोई गैस भरी हुई है, ये मेरे पास कोई पिस्टन है। अब मैं इस पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है, जिस प्रेशर, इस पिस्टन पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको नीचे करूंगा तो देखिए ये वाला पार्टिकल ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, ये सभी एक साथ जाएंगे। देखिए माना क्या है कि मेरे पास ये पिस्टन है, अगर मैं इस पिस्टन, ये मेरा हाथ पिस्टन है, अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो मेरे हाथ के कांटेक्ट में, इसको जरा बढ़िया समझाता हूँ। देखिए वर्क और हीट में क्या अंतर है। देखिए ये नीचे मेरे पास गैस है, ऊपर ये मेरे पास पिस्टन है। अब इस पिस्टन को मैं नीचे कर रहा हूँ, तो इस पिस्टन के नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी चीज़ होगी, जो भी गैस होगी, वो एक साथ एक ही तरीके से, एक ही डायरेक्शन में नीचे आएंगे, एक ही तरीके से नीचे आएंगे। तो इसको कहेंगे हम डायरेक्शनल मोड ऑफ एनर्जी। या आप इस पिस्टन को रिलीज कर रहे हैं, आप प्रेशर कम कर रहे हैं, या फिर वो ऊपर जा रहा है, तो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसको कहते हैं हम क्या, वर्क। इसको क्या कहते हैं, वर्क। लेकिन जैसे ही हम हीट की बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, गैस है, वाटर है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, या टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या आप घटा रहे हो, तो कैसे मूव करेंगे, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, एक अपनी मर्जी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेंज्ड, वेल मैनेज्ड मोशन हो रहा है। अंतर समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेंज मोशन हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, हीट कहते हैं। इसीलिए आप हीट को क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस भी कहते हैं। और वर्क को मैंने आपको कहा डायरेक्शनल मोड ऑफ एनर्जी है, जबकि हीट आपकी क्या है, रैंडम मोशन ऑफ एनर्जी है। या फिर आपका हीट क्या है, हीट आपकी नॉन डायरेक्शनल मोड ऑफ एनर्जी है। अब हम आखिरी चीज पे आ रहे हैं इस वीडियो के लिए, हमारे पास आएंगी प्रोसेस। भाई अब कौन कौन से तरीके से, किस किस प्रोसेस से इंटरेक्शन हो सकता है, तो प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक्स में ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होंगी। पहला हो गया, मैं बाद में भी इनको पढ़ाऊंगा, आइसोथर्मल। दूसरा हो गया आइसोबारिक। तीसरा हो गया मेरा आइसोचोरिक। और आखिरी हो गया मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर डेल्टा टी क्या रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट रहे, पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रही। आइसोबारिक में डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0, आइसोचोरिक में डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0, और एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आइसोथर्मल में क्या होता है, जबकि जिसमें कोई टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है। आइसोबारिक में प्रेशर में चेंज नहीं होता है। आइसोचोरिक में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। एडियाबैटिक में आपका हीट में कोई चेंज नहीं होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया। अगर आपको ये पसंद आया है सच में, तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और थर्मोडायनेमिक्स को ज़रा समझिए बेहतर तरीके से। तब तक मिलते हैं बहुत जल्द।